सुबह से शाम तक वो भट्टी में लोहे को गर्म करता, हथौड़े से पीटता और औजार बनाता रहता। उसके हाथों में छाले थे, पर दिल में हमेशा उम्मीद थी। उम्मीद कि एक दिन उसका भी वक्त बदलेगा। हे धरती माई, तू तो सबकी किस्मत गढ़ती है। पता नहीं कब हमारी झोली में भी तू कुछ खुशियां डालेगी। सुबह से शाम तक बस हथौड़ा चलाता हो, पसीना बहाता हो, पर फल कुछ नहीं मिलता माई। कभी तो मेरी मेहनत की भी कोई कीमत लगा। कि सूरज ढलने लगा था। भोलाराम अपने औजार समेटकर थक हार कर घर लौट चला। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी रज्जो ने पूछा, ओ जी, आज भी आप बहुत थके हुए और उदास लग रहे हो। क्या आज भी ऐसी कोई ग्राहक नहीं आया क्या? उदासी नहीं है रज्जो, ये तो बेबसी है। अब तो लगता है हमारा सपना अधूरा ही रह जाएगा। कौन सा सपना जी? हर बाप की बस यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की डोली अच्छे घर जाए। मैं भी यही सपना देखता हूं, बस डर लगता है कि क्या मैं पूरा कर पाऊंगा। गौरी अब 28 की हो गई है और अब तो गांव के लोग भी धीरे धीरे सवाल करने लगे हैं। बोलते हैं, क्या भोला राम, अब कब करोगे अपनी बेटी की शादी? अरे क्यों इतना परेशान होते हो जी? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। वैसे मैं ये कह रही थी, गौरी अब बड़ी हो गई है, घर का हर काम खुद कर लेती है। मैं तो सारा दिन यूं ही बैठी रहती हूँ। सोचती हूँ क्यों ना मैं भी ठेले पर सब्जी बेचने निकल जाऊं। कमाई भी कुछ हो जाएगी और मेरा मन भी लगा रहेगा। हाँ, तू सही कहती है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास तो एक ठेला खरीदने तक के पैसे नहीं है। अब थक गया हूं मैं इस लोहे की आग में रोज रोज हाथ चलाते हुए। सोच रहा हूं लोहार का काम छोड़ ही दूं, कुछ नया करूं, कुछ ऐसा जिसमें चैन की 2 रोटी मिल सके। इसलिए तय किया है, जो भी औजार पड़े हैं कल सुबह दूसरे गांव जाकर बेच आऊंगा। शायद वहीं से कोई नई शुरुआत हो सके। दोनों आपस में अपनी परेशानियों की बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से गौरी की आने की आहट सुनाई देती है। क्या खुसुर पुसुर चल रही है आप दोनों में? चलिए पहले हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक आपके लिए खाना लगा देती हूँ। गौरी खाना लेकर आई। तीनों ने मिलकर चुपचाप खाया, फिर वहीं चटाई पर लेट गए। अगली सुबह एक नई उम्मीद और एक बड़ा फैसला के साथ भोलाराम जंगल जाने को तैयार था। सुनो गौरी की मैया, मैं सारे औजार लेकर निकल रहा हूं दूसरे गांव बेचने के लिए। क्या पता लौटते लौटते रात हो जाए। तुम दोनों खा लेना, मेरी फिक्र मत करना। ठीक है, लेकिन रास्ता लंबा है, ध्यान से जाएगा और कोशिश करिएगा घर जल्दी लौट आना का। भोलाराम बक्सा उठाकर घर से बाहर निकल गया। अभी कुछ ही कदम चला होगा जंगल की ओर कि तभी पीछे से उसकी बेटी गौरी की आवाज आई, रुको पापा, रुको। गौरी थैला लेकर तेजी से दौड़ती हुई आई।
पापा, आप बिना बताए क्यों निकल गए? मैं तो आपके लिए नाश्ता बना रही थी। रास्ता लंबा है, भूख लगेगी तो क्या खाओगे? बिटिया, लगा तू नींद में है, इसलिए कुछ कहे बिना ही निकल गया। अब जब बना ही दिया है तो दे दे थैला। तेरे हाथ की रोटी खाकर सच में हिम्मत आ जाती है। भोलाराम थैला लेकर जंगल की ओर बढ़ चला। गौरी भी धीमे कदमों से घर की तरफ लौट पड़ी। जैसे ही कुछ दूर गया, पेड़ों के बीच उसे एक वर्षों पुराना शिवलिंग दिखा। हे भोलेनाथ, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज जब दिल बोझ से दबा जा रहा है तो बस हाथ जोड़कर एक अर्ज कर रहा हूं। मेरी बेटी गौरी अब 28 की हो चुकी है। गांव वाले ताने मारते हैं, हर रोज उसकी तरफ उंगली उठाते हैं। कहां से लाऊं मैं दहेज का पैसा, कैसे करूं उसकी शादी? मैं पिछले 31 सालों से दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन इतना भी नहीं जोड़ पाया कि अपनी बेटी का ब्याह कर सकूं। अब बस आपका ही सहारा है भोलेनाथ, आप ही कुछ राह दिखाओ। इतना कहकर नम आंखों से भोलाराम ने बक्सा उठाया, शिवलिंग को एक आखिरी नजर देखा, जैसे कुछ कहे बिना सब कुछ कह दिया हो, और फिर जंगल के पत्थरीले रास्तों पर अकेला बढ़ चला। चलते चलते वक्त बीतता गया। दोपहर की धूप अब चुभने लगी थी। थोड़ी ही दूर पर उसे एक पुराना नीम का पेड़ दिखाई दिया। भोलाराम ने बक्सा नीचे रखा, लंबी सांस ली और मन ही मन कहा, यहीं बैठ जाता हूं, थोड़ा दम ले लूं, फिर निकलूंगा। अचानक झाड़ियों की ओर से कराहने की एक अजीब सी आवाज आई। भोलाराम चौकन्ना हुआ। वो झाड़ियों की तरफ बढ़ा, पत्तों को हटाया और देखा कि एक बूढ़ा साधु मूर्छित पड़ा है। बगल में एक गधा भी सांसें भरता बैठा है। भोलाराम घबरा गया और झटपट साधु को होश में लाने की कोशिश करने लगा। बाबा, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको? अब बेटा, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, पानी भी नसीब नहीं हुआ। तालाब तो पास ही है, पर अब इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत कहां बची है कि चल भी सकूं। गला सूख गया है, बहुत प्यास लगी है। बाबा, आप बस बताइए, तालाब किस दिशा में है? मैं अभी के अभी पानी ले आता हूं आपके लिए। साधु बाबा ने कांपते हाथों से तालाब की दिशा की ओर इशारा किया। भोलाराम ने बिना देर के बक्सा किनारे रखा और एक लोटा लेकर तालाब की तरफ दौड़ पड़ा। दोपहर की तेज धूप में
झाड़ियों को चीरते हुए जब वो तालाब तक पहुंचा तो सामने फैला था एक शांत नीला जल। तालाब का पानी इतना साफ था कि नीचे की मिट्टी तक दिख रही थी। भोलाराम झुककर जैसे ही पानी भरने लगा, तभी एक अजीब सी ठंडी हवा चलती है। तालाब की सतह हल्की सी कांपती है और अगले ही पल जल के बीचों बीच एक परी प्रकट होती है। ठहरो मनुष्य, ये जल तुम्हारे जैसे किसी को यूं ही नहीं मिलता। अगर तुम्हें ये जल चाहिए तो पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो या फिर लौट जाओ खाली हाथ। लेकिन ध्यान रहे, अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारी मौत निश्चित है। भोलाराम कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में दृढ़ता चमक उठी। मैंने उस साधु बाबा से वादा किया है, अगर आज मैं खाली हाथ लौटा तो उस साधु की जान पर बनाएगी। मैं डरूंगा नहीं, जवाब दूंगा और जल लेकर ही लौटूंगा। तो सुनो मेरी पहेली। एक ऐसी चीज बताओ जो प्रकाश से भी तेज है, पलक झपकते ही कहीं से कहीं पहुंच जाती है। बताओ वो क्या है? आई तो दोस्तों, भोलाराम ने उस पहेली का सही उत्तर दे दिया और जल लेकर साधु के पास निकल पड़ा। लेकिन क्या आप उस पहेली का उत्तर जानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करें। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में मिल जाइएगा। आ गए बेटा। जल जल लेकर जल्दी दो, गला बहुत सूख रहा है। भोलाराम ने बिना देर किए साधु बाबा को पहले पानी पिलाया, फिर जो खाना वो साथ लाया था वो भी उनके सामने रख दिया। ठीक है बाबा, अब मुझे निकलना होगा, बाजार जाना है, बहुत देर हो गया है। हाँ, अरे थोड़ा तो रुको बेटा, ये तो बताओ तुम बाजार क्यों जा रहे हो? वो बाबा, मेरा काम अब नहीं चल रहा और बेटी की शादी सिर पर है। बाजार जाकर औजार बेचूंगा, शायद कुछ पैसे मिल जाएं तो कुछ और काम शुरू कर सकूं। बेटा, तुम सच्चे और ईमानदार लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपना ये गधा देना चाहता हूं। ये कोई मामूली गधा नहीं है। इसके कान में अगर कोई सच्चा और नेक इंसान एक खास मंत्र पढ़े तो ये गधा उसे सोने की अशर्फियां देता है। बाबा, क्या आप सच कह रहे हैं? अगर ये गधा वाकई सोना देता है तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। मैं अपनी बेटी का ब्याह भी अच्छे घर में कर पाऊंगा। इस तभी साधु बाबा ने धीरे से भोलाराम को वह रहस्यमयी मंत्र बताया। भोलाराम हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम करता है और फिर अपने औजारों की चिंता छोड़ गधे को साथ लेकर बाजार की ओर नहीं, सीधे घर की ओर लौट पड़ता है।
लेकिन कुछ ही दूर चला था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो बिल्कुल इंसान जैसी थी। ए भोले मालिक, थोड़ा धीरे चलाओ ना। अब भोलाराम ठिठक जाता है, हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है। उसे तो यकीन नहीं होता है कि गधा उससे बात कर रहा है। अरे, तब तुम बोल सकते हो? हे राम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अभी जो बाबा तुम्हें मिले वो कोई मामूली फकीर नहीं, एक सिद्ध महात्मा थे। उन्हीं की तपस्या की ताकत से मुझे ये बोलने की शक्ति मिली है। अच्छा, जब तुम बोल सकते हो तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें क्या बोलकर पुकारूंगा? मेरा नाम? बाबा तो मुझे सोना कहते थे, पर अब तुम मुझे कोई और नाम दे दो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सोना राम बुलाऊंगा। अरे वाह भैया, क्या कमाल का नाम रख डाले आप। भोला राम और मैं सोना राम। नाम सुनकर ही दिल गदगद हो गया। और दोनों आपस में बात करते हुए घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने कहा, अब आए हो? आधा दिन निकाल दिया। लोहा बेचने गए थे या मंडी से गधा खरीदने? ये सब क्या तमाशा है? दिखने में भले गधा है, लेकिन काम तो पूछो ही मत। नाम है सोना राम, और हाँ, ये सोना हकता है। क्या सोना हकता है मतलब? ये भोलाराम ने धीरे धीरे सारी कहानी रज्जो को सुनाई। कैसे उसे जंगल में साधु बाबा मिले, कैसे जल परी दिखी, और फिर क्या क्या हुआ। रज्जो बस चुपचाप सुनती रही, जैसे किसी सपने की कहानी हो। हे भगवान, क्या ये सच है? सोना राम, क्या तुम सच में बोलते हो? बोलो ना बेटा, एक बार कुछ तो कहो। तुम्हारी आवाज सुननी है मुझे। अरे माँ जी, अब जब आपने बेटा बोल ही दिया तो बात तो माननी पड़ेगी ना। भोला राम बिल्कुल सच बोल रहा था। मैं सच में जादुई हूं। भोलाराम ने गधे को आंगन में बांधा, पानी चारा दिया और झोपड़ी में आकर बैठ गया। सुनिए ना जी, मैं ये कह रही थी कि एक बार देख तो लेते हैं, क्या सच में एक गधा सोना देता है या नहीं? आप क्या कहते हैं? मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन दिल डर रहा है। अगर कुछ नहीं हुआ तो? तभी भोलाराम और रज्जो दोनों उठे और साथ चल दिए आंगन की ओर, जादुई गधे सोनाराम के पास। दिल में एक ही सवाल था, क्या ये गधा वाकई सोना देता है या ये सब बस एक सपना है? हो जी, यहाँ कहाँ कोई सोना है? सब तो बस सपना ही लग रहा है। अरे रुकिए, साधु बाबा ने एक गुप्त मंत्र दिया था। हो सकता है वही अब कमाल दिखाए। जरा बोलने दो। और जैसे ही भोलाराम के होठों से मंत्र निकला, हवा थम गई। फिर अचानक उसा चारों ओर सोने की अशर्फियां बरसने लगीं।
और भोलाराम ने सारे सिक्के एक थाली में जमा किए, फिर उठाकर घर की ओर चल दिया, मन ही मन भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए। कुछ महीने बाद अब भोलाराम झोपड़ी वाला नहीं, पक्के घर वाला बन चुका था और आज पहली बार उसके घर में रिश्ते की बात चल रही थी। रज्जो सज धज के तैयार और बेटी शर्मा रही थी, क्योंकि आज लड़के वाले आ रहे थे ना। गौरी बेटा, ध्यान से सुन। जो पूछे लड़के वाले उसका जवाब शांति से देना, मुंह ज्यादा मत चलाना, समझी? ठीक है माँ, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी। वैसे भी बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे ये लोग। बेटा घबराना नहीं, जो समझ आए उसका जवाब देना, जो ना समझ आए बस कह देना माफ कीजिए, नहीं पता। लेकिन एकदम चुप मत बैठना, वरना सब सोचेंगे लड़की बोल ही नहीं सकती। जा बेटा, अब अंदर जाकर बैठ जा, लड़के वाले बस पहुंचने ही वाले होंगे। देखिए जी, अब आप भी जल्दी से कपड़ा बदल लीजिए। बेटी की बात है, सब ठीक ठाक लगना चाहिए। भोलाराम कपड़े बदलने अंदर चला गया और रज्जो आंगन में बैठकर मेहमानों के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मेहमान आ चुके थे। आइए भाभी जी, स्वागत है। सफर ठीक ठाक रहा ना? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, दिक्कत कैसी भाभी जी? आप लोगों का गांव तो बहुत सुंदर है, रास्ता भी ठीक था। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? चलिए ना, बैठिए। कि सभी लोग हंसी ठिठोली में इतने मग्न थे कि समय कब बीत गया किसी को होश ही ना रहा। तभी लड़के की मां ने मुस्कुराकर कहा, भाभी जी बहुत देर हो गई, अब बिटिया को भी बुला लीजिए ना। गौरी बेटा, जरा सबके लिए चाय ले आ, सब इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में गौरी हाथ में थाली लिए धीरे धीरे कमरे में आई, कांपते हाथों में चाय की ट्रे और चेहरे पर शर्माई हुई मुस्कान। जा बेटा, एक एक करके सबको चाय दे दे, ध्यान से देना, कहीं छलक न जाए। चाय की प्यालियां खाली हो चुकी थीं और अब बात रिश्ते की गहराई तक पहुंची। लड़के की मां ने बड़ी नरमी से पूछा, बिटिया घर के कामकाज में मन लगता है ना? सब कुछ सीख रखा है? जी माँ जी, खाना बनाना, साफ सफाई, सिलाई बुनाई सब आता है। हाँ बिटिया, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की हो तुम? माँ जी, इसी साल मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई है, BA किया है मैंने। अब बस गौरी बेटा, अब तू अंदर चली जा। और बहन जी, सच कहें तो बिटिया ने दिल जीत लिया। अब देर करने का क्या मतलब? जल्दी से शादी की तैयारी कर ली जाए।
हमें भी आपका बेटा बहुत भया बहन जी, बड़ा ही सुशील और समझदार लगा। अब पंडित से अच्छा मुहूर्त निकलवा कर जल्द से जल्द शादी कर देंगे। हाँ ठीक है बहन जी, अब चलने की आज्ञा दे, बाकी बातें फिर आराम से बैठकर करेंगे। मेहमानों को विदा करने के बाद भोलाराम और रज्जो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बिटिया के लिए इतना अच्छा रिश्ता आएगा, और वो भी हमारे दरवाजे पर। सब भोलेनाथ का ही चमत्कार है। बस गौरी अंदर से झांकती है। उसकी आंखों में थोड़ा डर, थोड़ी शर्म और थोड़ी खुशी है। वो धीमे कदमों से बाहर आती है। बेटा, अब तो तेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। आजा बेटा, अब तो तेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। माँ, सब बहुत जल्दी हो गया, मैं तैयार भी नहीं हूँ अभी। बेटी, जब किस्मत साथ दे तो सब जल्दी और अच्छे से ही होता है। चल बिटिया, अब रात होने को आई है, चल खाना बना ले मिलकर। आप तभी रज्जो और गौरी खाना बनाने के लिए किचन में चल गईं। अगले दिन की सुबह नई उम्मीद लेकर आई। भोलाराम, रज्जो और गौरी तीनों गांव के उस पुराने मंदिर की ओर चल पड़े जहां उनकी बेटी की किस्मत की तारीख तय होनी थी। पैदल चलते हुए हर कदम जैसे किसी नए भविष्य की ओर बढ़ रहा था। और थोड़ी ही देर में वे सभी मंदिर के पास पहुंचे, लेकिन देखा पंडित जी तो खुद ही मंदिर से बाहर निकलकर उनकी ओर चले आ रहे थे। पंडित जी प्रणाम। मुझे अपनी बिटिया की शादी के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त जानना था। ये क्या नाम है तुम्हारी बिटिया का, और मुहूर्त किस तारीख का देखना है? अभी जल्दी का या 1-2 महीने बाद का? जी पंडित जी, बेटी का नाम तारा है, और अगर कोई नजदीक का शुभ दिन हो तो वो ही बताइए, ज्यादा देर नहीं करना चाहते। मैंने पंचांग अच्छी तरह से देखा है। आज से 10 दिन बाद 16 जून को बहुत ही पवित्र योग बन रहा है। उस दिन विवाह करने से कन्या का जीवन सुख शांति से भरा रहेगा। ऐसे मुहूर्त बार बार नहीं आते भोला राम जी। तो ठीक है पंडित जी, जब आप कह रहे हैं कि 16 जून का मुहूर्त इतना शुभ है, तो फिर हम उसी दिन शादी की तारीख तय कर लेते हैं। और आपको भी आना है पंडित जी, आपकी मौजूदगी जरूरी है। अब हम चलते हैं। थोड़ी ही देर में वे सब घर पहुंच गए। दरवाजा खोलते ही रज्जो ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो तारा की शादी की तैयारी शुरू होनी चाहिए। अब बस 10 दिन है। अरे सुनिए जी, मैं क्या बोल रही थी। मैं अपनी सखी कमला के घर जा रही हूँ। उसे भी तो बताऊं ये बड़ी खुशखबरी।
सुनो, उसका पति तब से कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है जब से हमारे घर पैसे आए हैं। वहां जाओ तो जरा संभल के रहना, ज्यादा बोलना मत, और हां, जल्दी लौट आना। ठीक है भोलाराम जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। मैं जानती हूँ कहा क्या कहना है और क्या नहीं। एक और रज्जो अपने मन की बात कहने अपनी सखी के घर जा रही थी और दूसरी ओर भोलाराम के मन में उमड़ते विचारों के साथ वो चल पड़ा उस जादुई गधे सोनाराम के पास, जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी थी। थोड़ी ही देर में भोलाराम चलकर उस जगह पहुंच गया जहां उसका चमत्कारी साथी सोनाराम गधा आराम से बैठा था। अरे वाह सोनाराम, क्या ठाठ चल रहे हैं। बड़ा आराम फरमाया जा रहा है आजकल। अरे छोड़ो मेरी बात भोला राम, पहले ये बताओ कल पूरे दिन कहाँ गायब थे? एक बार भी दर्शन नहीं दिए। अरे भाई सोनाराम, कल पूरा दिन शादी ब्याह की हलचल में निकल गया। गौरी को देखने लड़के वाले आए थे। अब तुमसे मिलने की फुर्सत ही नहीं मिली। आई एक और भोलाराम अपने जादुई दोस्त सोनाराम के साथ हंसी ठिठोली में लगा था। वहीं दूसरी ओर रज्जो अपनी सखी के घर पर दस्तक दे चुकी थी। अरे रज्जो, तू इस वक्त सब खैरियत तो है ना? कुछ खास बात है क्या? हाँ सखी, आज जो कहने आई हूँ वो हर माँ का सपना होता है। मेरी गौरी का ब्याह तय हो गया है 16 जुलाई को, 10 दिन बाद। तेरे बिना ये खुशी अधूरी लगेगी। पूरे परिवार को लेकर जरूर आना। रज्जो, तेरी बिटिया की शादी है, मैं भला कैसे ना आऊं? पूरे परिवार के साथ आऊंगा। पहले बैठ, कुछ पल बातें करते हैं, फिर तू निकल जाना। रज्जो अपनी सखी के घर में बैठी हंसी खुशी बातों में डूबी थी। उसी वक्त भोलाराम सोनाराम से विदा लेकर थाल में सोने के सिक्के लिए धीमे धीमे कदमों से घर लौट रहा था। सूरज ढल रहा था और थोड़ी ही देर में रज्जो भी घर आ पहुंची, चेहरे पर संतोष और आंखों में बिटिया की चिंता। अरे रज्जो, बहुत देर कर दी आने में। अरे वो मेरी सखी ने रोक लिया था। कहने लगी पहले खाना खा लो तब जाना, तो बस इसी वजह से थोड़ी देर हो गई आने में। और ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे मौकों पर थोड़ी देर तो चलती रहती है। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जिसका हर माँ बाप इंतजार करते हैं, गौरी की शादी का दिन। सुनिए जी, सब तैयारी हो गई ना?
शाम होते ही लोग आने भी लगे हैं। अब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम फालतू की टेंशन मत लो, सब सेट है और अभी मुझे बात करने का टाइम नहीं है, बहुत कुछ करना है। तभी भोलाराम बाकी की तैयारियों में लग गया और देखते ही देखते शाम भी हो गई। घर के आंगन में मंडप सज चुका था और मेहमानों की भीड़ जुटने लगी थी। पवित्र अग्नि के सामने पंडित जी ने मंत्र पढ़े और 7 फेरों के साथ गौरी और उसके वर का ब्याह संपन्न हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।